अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आज की हमारी जो तकरीब है इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारी आम कम्युनिटी में लोगों को बुनियादी तौर पर पता नहीं होता कि एक डॉक्टर में या एक फार्मासिस्ट में क्या फ़र्क है, एक फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक फार्मासिस्ट की क्या ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो उन पर आयद होती हैं और हमारे लोगों की कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने उनसे पूछना है। और कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले उन्हें बाकायदा तौर पर किसी फार्मासिस्ट से मशवरा करना चाहिए। इसका इल्म बहुत कम लोगों को होता है और ख़ासकर हमारी जैसी यहाँ पे चल रही है मतलब कम्युनिटी, उसमें तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी को पता भी नहीं होता। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ डॉक्टर अमार सर्वर साहब का कि जिनकी बेपनाह काविशों से आज की ये नशिस्त जो है वो इनेकाद पजीर हुई। और आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं बगैर किसी तात्तुल के अपने पैनल को स्टेज पर मदऊ करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले द वन एंड ओनली डॉक्टर अमार सर्वर साहब। डॉक्टर अमार सर्वर जो हैं वो PhD स्कॉलर हैं और फार्माकोलॉजी के साथ वाबस्ता हैं अरसे से और इनका एक बड़ा कद है इस फील्ड में। और इसके साथ ही साथ इनकी जो बुनियादी काविशें हैं वो ये हैं कि ना सिर्फ लोगों की सेहत को बेहतर बनाया जा सके बल्कि ये हिकमत अमली भी अपनाई जा सके कि लोग बुनियादी तौर पर समझ सकें कि फार्मासिस्ट असल में है क्या। और मेडिसिन पर जो हमारी आज की डिस्कशन है वो भी इंशाल्लाह इन्हीं के ज़ेर साया होगी। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताबिश अली। लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर ताबिश अली भी एक PhD स्कॉलर हैं, मुझसे बेहतर आप लोग इन्हें जानते हैं चूँकि आप लोगों में से मेजॉरिटी इनके स्टूडेंट्स हैं और कुछ लोग यहाँ पे इनके कलीग्स भी बैठे हुए हैं। ये भी हमारे साथ आज की इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होंगे। और लास्ट में हम लोग दावत देंगे डॉक्टर हुमा रशीद को। डॉक्टर हुमा रशीद जो है ये रिसेंटली इनकी जो है वो PhD का थीसिस जो है वो भी फाइनलाइज हुआ है। जर्मनी से PhD करके आए हैं, आप लोग जानते हैं, और ये बुनियादी तौर पे अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं। और ये एक बड़ा मुस्तनद पैनल हमारे साथ मौजूद है आज और डिस्कशन होगी हमारी जो है वो मेडिसिन पे। हम अपने सेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ सिर्फ 1 मिनट करेंगे, 1 मिनट तक हम इसका बाज़ाब्ता जो आगाज़ है वो करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। जनाब, सिलसिले का रन डाउन ये है कि हम कुछ सवालात हमारे पास मतलब पैनल से पूछेंगे और ये वो सवालात हैं जो कि आम तौर पर एक आम शहरी के जहन में आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो तलबा तालिबात हैं उनसे भी हम लोगों ने एक ग्राउंड विज़िट किया और वहाँ से हम लोगों ने कुछ सवालात उठाए। इन सवालात को हम बारी बारी आपसे पूछेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा जिसमें हमारी जो ऑडियंस में मौजूद तलबा तालिबात हैं ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल हम जो आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि कुछ अद्वियात दिन में 1 मरतबा और कुछ दिन में 3 मरतबा जो है वो ली जाती हैं, डॉक्टर्स की ये प्रिस्क्रिप्शन होती है। तो क्या 3 मरतबा वाली जो मेडिसिन है वो मरीज़ अपनी मंशा के मुताबिक खुद चाहकर एक दवा ले सकते हैं दिन में? जी, सबसे पहले तो मैं उर्दू पॉइंट का और खुसूसी तौर पे शदाब साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अद्वियात के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से ये प्रोग्राम तरतीब दिया। जी, अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ अद्वियात वो इसलिए दिन में 1 मरतबा दी जाती हैं कि अद्वियात की एक लाइफ होती है। लाइक कुछ अद्वियात जो है वो चंद घंटों के लिए असर करती हैं, कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो 24 घंटों के लिए असर करती हैं, कुछ का जो असर का दौरानिया वो 5 घंटों का होता है, कुछ का 10 का। तो इस तरह से हर दवा का जो दौरानिया है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो लिहाजा जिस तरीके से जो दवा कही जाए डॉक्टर की तरफ से तो उसी तरीके से इस्तेमाल की जाए। अगर एक दवा जो 3 मरतबा इस्तेमाल करनी है, अगर वो 1 मरतबा दिन में इस्तेमाल की जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि 5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद वो अपना असर खो देगी। तो जो बाकी घंटे हैं दिन के उस दौरान बीमारी हावी रहेगी। मिसाल के तौर पे अगर शुगर की बीमारी है तो इसका मतलब ये है कि वो दवा जो है चंद घंटों तक तो असरअंदाज रहेगी, उसके बाद बीमारी जो है वो नुकसान पहुंचाती रहेगी। ब्लड प्रेशर की इसी तरह मिसाल है कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो चंद घंटों तक तो कंट्रोल रहेगा लेकिन दिन का जो बाकी हिस्सा है उस दौरान वो ब्लड प्रेशर जो है वो नुकसान देता रहेगा जिस्म के लिए। लिहाजा ज़रूरी है कि जो अद्वियात जो दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करने के लिए हैं तो 1 मरतबा ही इस्तेमाल की जाए और जो 3 मरतबा करनी है या 2 मरतबा करनी है वो उस तरीके से ही इस्तेमाल की जाए। और जो सुबह के वक्त करनी है वो सुबह के वक्त ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। अगर आपको सुबह के वक्त प्रिस्क्राइब की गई है तो सुबह के वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। शाम के वक्त अगर कही गई है तो शाम के वक्त, और रात के लिए अगर कही गई है तो रात के लिए इस्तेमाल करनी। मुँह के जायके के लिए मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। ये अगर 1 दफ़ा कही है तो 1 दफ़ा ही खानी है। ये नहीं कि आपने दिन में 3 दफ़ा खा ली तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अगर 3 दफ़ा कही है तो आप कहें मेरा मुंह का जायका ख़राब हो रहा है तो मैं इसको 1 दफ़ा कर लूँ, तो ऐसा नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है कि जो अद्वियात हैं हर दवा का जो तरीकाकार है वो मुनफरिद है। वो तरीकाकार सब दवा के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होगा।
हर दवा का अपना डिफरेंट तरीकाकार होगा, उसके मुताबिक ही इस्तेमाल करें। हम बढ़ेंगे डॉक्टर हुमा की जानिब। मैम आपसे हमारा जो सवाल है वो ये है कि बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि कभी फार्मेसी पे कोई मेडिसिन लेने जाए तो फार्मेसी वाले के पास वो मेडिसिन अवेलेबल ना हो, तो वो कहता है कि यही फार्मूले के मतहत मेरे पास एक और मुतबादल मेडिसिन पड़ी है, तो क्या मरीज़ को या उस बंदे को जो ख़रीदने जा रहा है मेडिसिन, उसे वो खुराक ले लेनी चाहिए या उसमें कोई फ़र्क होता है? शुक्रिया शादाब, बहुत अहम सवाल आपने किया। यानी कि मार्केट में बहुत सारी दवाएं मुख्तलिफ़ नामों से मौजूद होती हैं, लेकिन अंदर दवा जो मौजूद है वो एक ही होती है, एक जैसी होती है, और हुकूमत वक्त ने उसको पहले रजिस्टर किया होता है, उसकी फैक्ट्री को चेक किया होता है। इसलिए ये तयशुदा बात होती है कि वो जो दवा है वो तमाम दवाइयाँ जो मुख्तलिफ़ नामों से सही लेकिन एक ही दवाई है, जिन्हें हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं, वो एक के बदले दूसरी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए फार्मेसी पे या दवा जहाँ से बिक रही हो वहाँ पे फार्मासिस्ट का मौजूद होना ज़रूरी है, और फार्मासिस्ट ही देखकर अच्छी तरह चेक करके ये तजवीज़ कर सकता है कि हाँ ये दवाई दूसरी दवाई के मुतबादिल इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा मैम ये बताइए कि ये अच्छा जो फार्मासिस्ट है वो तो किसी अच्छी फार्मेसी पर ही अवेलेबल होता है, मतलब अगर हम आम जनरल बात करें तो क्लिनिक्स में या फैसिलिटी पे वहाँ पर वो फार्मासिस्ट बिठाते हैं, लेकिन एक ऐसी फार्मेसी जो किसी गली मोहल्ले में वहाँ तो फार्मासिस्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर इस केस में क्या किया जाए? क्या उस मेडिकल स्टोर पर जाना ही तर्क कर दिया जाए? ये भी बहुत अहम सवाल है। क्या हमें ऐसे मेडिकल स्टोर पे जाना चाहिए जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद ना हो? इसके लिए मैं अपने कंज्यूमर्स को या सारिफ को ये बात कहना चाहूँगी कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ पे आपको एक ही कीमत में 2 सहूलतें मुयस्सर हों या एक सहूलत मुयस्सर हो। जब आप दवाई ख़रीदते हैं, सपोज़ फ़र्ज़ कीजिए आपको 100 रुपये की दवाई मिलती है, आपने 100 रुपये दिए और दवाई हासिल की, और इसके अलावा आपको दवाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज आपके साथ शेयर नहीं की है। लेकिन दूसरी जगह आप जाते हैं, आप 100 रुपया देते हैं, आपको दवा भी मिलती है और साथ में दवा के इस्तेमाल करने का अच्छा बेहतरीन तरीका भी बताया जाता है, और अगर आपके जहन में कोई सवालात उभरते हैं आप वो सवालात भी पूछ सकते हैं, और आवाम को जानना चाहिए कि ये सवालात पूछना उनका हक है। जब वो दवाई ख़रीदते हैं उस 100 रुपये की कीमत के अंदर सिर्फ दवाई के अंदर मौजूद दवा नहीं होती, उस पर की जाने वाली तमाम तर रिसर्च भी आप ख़रीद रहे होते हैं और आपने उसके पैसे दिए हैं। तो जब आप जाके सिर्फ दवा का डब्बा ख़रीद लाते हैं तो आप घाटे में रहे। तो आपको ऐसी जगह पे ज़रूर जाना चाहिए अगर आप पहुंच सकते हैं, आपके शहर में है जहां पे अच्छे तरीके से फार्मेसी मैनेज की गई है और वहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद है। आप इसरार कीजिए कि मुझे फार्मासिस्ट से मिलना है और मेरा ये सवाल है और इसका जवाब दिया जाए और मुझे हिदायत पूरी फराहम की जाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मैम। हम डॉक्टर ताबिश साहब की जानिब बढ़ेंगे। सर एक आम तासुर ये है कि मेडिसिन जो है वो खाली पेट नहीं ली जानी चाहिए, तो ये किस हद तक दुरुस्त है कि खाली पेट मेडिसिन लेने से कोई नुकसान होता है या पेट भरा हुआ तो मेडिसिन लेके जल्दी फर्क पड़ जाता है? ये हमारी सोसाइटी का बहुत कॉमन इशू है, क्योंकि अमूमन एक तासुर है कि ये अद्वियात जो मरीज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये मैंने इस टाइम दवाई नहीं खानी क्योंकि मैंने कुछ खाना नहीं खाया हुआ, मैं कुछ खाना खा लूँ, खाने के बाद अपनी मेडिसिन या दवाई का इस्तेमाल करूँ। ये तासुर किसी हद तक ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन में से कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि आपके स्टमक पे मुज़र असरात रखती हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन के लिए ख़ास तौर पर ये एहतियात बरतनी चाहिए कि वो जो अमूमन जो मैदे के दर्द के लिए या जिसको हम अल्सर कहते हैं, अल्सर की जो अद्वियात होती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये आपने खाने से कुछ मखसूस टाइम से पहले लेनी है। मिसाल के तौर पर एक मेडिसिन है, वो आपने कम से कम आधा घंटा 40 मिनट पहले अपने खाने से लेनी है, तो वो असरअंदाज होगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है उसको इस्तेमाल करने का, क्योंकि वो मेडिसिन है, वो दवाई है, वो जाके आपके मैदे में जो एसिड या तेज़ाब प्रोड्यूस होता है उसको इनहिबिट कर देगी, रोक देगी उसको, जो खाने के दौरान तेज़ाब प्रोड्यूस होके आपके मैदे को में जलन पैदा करता है, मुज़र असरात पैदा करता है। सो इस तरह की अद्वियात को खाली पेट लेना या खाने से पहले लेना ये मुफीद है, फ़ायदेमंद है। ये ऐसी कोई वो नहीं है कि हम खाने के बाद लें या खाने के दौरान लें, लेकिन कुछ मेडिसिन के लिए ये हमको एहतियात बरतनी पड़ती है कि हम उन मेडिसिन को खाने के बाद लें,
तो क्योंकि वो उनका इफेक्ट के मुताबिक हमको अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बिल्कुल सही, शुक्रिया। से डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आएंगे, डॉक्टर हमारे साहब की जानिब। बाज़ दफ़ा ये सोचा जाता है कि अगर किसी शख्स को भी बीमारी हो गई है तो बड़ा कमज़ोर हो गया, अक्सर वालिदा भी मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया, तो वही जो भी दवा लेंगे वो दूध के साथ में, तो ये दूध वाला जो मामला है सर, इस पर ज़रा रोशनी डालिए, ये क्या मामला? जी बिल्कुल, हमारे जो मरीज़ हैं उनमें बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं अद्वियात के बारे में, वो सही नहीं जानते बहुत सारी बातें। तो ये एक बहुत आम तासुर है कि दूध के साथ दवा को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि दूध में चूँकि कैल्शियम मौजूद है, तो ये जो कैल्शियम है दूध के अंदर, ये बहुत सारी दवा को वो ख़त्म कर देगा, उसका असर ज़ायल कर देगा, दवा को मैदे से खून के अंदर शामिल ही नहीं होने देगा। और जब दवा खून के अंदर शामिल नहीं होगी तो वो अपना असर ही प्रोड्यूस नहीं कर सकती। लिहाजा ये जो तासुर है ये खुद से बनाया गया है। जो अद्वियात की जो बुक्स हैं, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनके अंदर कहीं भी ये बात मौजूद नहीं है कि आप दवा को ज़रूरी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। जब आप खुद से दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप दवा का असर ज़ायल कर रहे होंगे। सर ये कुछ लोगों का ख्याल है कि अंग्रेज़ी अद्वियात जो हैं वो जिस्म में बहुत हीट पैदा कर देती हैं या उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हर्बल अद्वियात जो होती हैं वो बड़ी निस्बतन बेहतर होती हैं या उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये भी तासुर जो है एक बहुत बड़ा गलत तासुर है हमारी आवाम के अंदर। वो ये समझते हैं कि जो अंग्रेज़ी दवा है वो गर्म तासीर रखती हैं या वो गर्म है और नुकसानदेह हैं। असल में दर हकीकत होता क्या है कि जब अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं तो जिस्म के अंदर एक प्रोसेस, एक तरीक़ाकार शुरू हो जाता है। वो जो तरीक़ाकार है वो असल में बीमारी को ख़त्म करने का तरीक़ाकार होता है, और उस ख़त्म करने के तरीक़ाकार के दौरान इस तरह से होता है कि जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, जिस्म के जो प्रोसेस हैं वो तेज़ होते हैं, क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा हो रही होती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ रही होती है, और इस अमल के दौरान जो मेटाबॉलिज्म और जिस्म के जो प्रोसेस चाहिए होते हैं वो बेहतरी की तरफ चल रहे होते हैं। और जो मरीज़ है वो इस बात को वो गलत जो है तसव्वुर कर रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि ये जो है दवा इस तरह गलत कर रही है उसके जिस्म के साथ, लिहाजा ये तासुर भी बिल्कुल गलत है। सर एक और सवाल हम आपसे करेंगे, वो ये कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग समझते हैं अगर एक दफ़ा मेडिसिन लेनी शुरू कर दी तो फिर ये उन्हें ताहयात लेनी पड़ेगी, इसलिए वो मेडिसिन शुरू ही नहीं करते। तो ये उनकी सेहत के लिए किस कदर ख़तरनाक है कि मेडिसिन स्टार्ट ही नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, ये जो तासुर है ये बहुत ही नुकसानदेह तासुर है। आमतौर पे हमारी जो अवाम है वो अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से, अद्वियात की अफादियत के हवाले से ज़्यादा नहीं जानते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, वो उन बीमारियों के लिए दवा का लेना बहुत ही लाजिम है। अगर मरीज़ दवा इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी, और जब वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि खुदा न खास्ता वो मरीज़ लाइलाज भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे शुगर की अभी हम बात कर रहे थे, अगर शुगर के इलाज के लिए मरीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा दवा तो क्या होगा कि शुगर के जो नुकसानात हैं उसके जिस्म के ऊपर वो पैदा होते रहेंगे। इसी तरह जिगर की अगर बीमारी लाहक हो जाती है या ब्लड प्रेशर लाहक हो जाता है, तो अगर मरीज़ दवा इस्तेमाल नहीं करता तो ये बीमारियां इस हद तक बढ़ जाएंगी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा सेहत का इंसान उस मरीज़ के लिए। लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी है कि जहाँ पे दवा ज़रूरी है, लाज़िम व मलज़ूम है, बहुत बड़ी नेमत है दवा, दुरुस्त तरीके से अगर इस्तेमाल की जाए तो लिहाजा ज़रूरी है कि मरीज़ का ये जो खौफ है उसको दूर किया जाए, मरीज़ को अच्छी तरह समझाया जाए, दवा की अफादियत के बारे में समझाया जाए, और जो नुकसानात के बारे में मरीज़ के जहन में जो बातें हैं, जो तासुरात, जो गलत तासुरात हैं, उसको दूर किया जाए। तो इस चीज़ को हम पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। तो प्रॉपर तरीके से पेशेंट की काउंसलिंग की जाए, फार्मासिस्ट पेशेंट की काउंसलिंग करे, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हुए दवा के अद्वियात और उसके मुज़र असरात के बारे में तफसील से आगाह करें मरीज़। ये बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने कि दवा जो है वो एक नेमत इलाही है, और चूँकि हदीस मुबारका है और सुन्नत मुबारका ये है कि दुआ और दवा दोनों चीज़ों पर इन्हिसार किया जाना चाहिए। सिर्फ आप दम दरूद पे या सिर्फ दुआ पर इन्हिसार नहीं कर सकते, आपको दवाई भी लेनी पड़ती है। मैम डॉक्टर हुमा की जानिब हम लोग बढ़ेंगे, और आपसे हमारा जो सवाल है मैम पहला वो ये है कि ये बताइए कि ज़िचकी के दौरान अद्वियात को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? इसका कोई प्रॉपर तरीका है ज़िचकी के दौरान जो आम रूटीन से डिफरेंट? शुक्रिया शादाब, बहुत अहम सवाल किया आपने। फार्मासिस्ट और दवाइयों का शोबा इंसानी सेहत से बहुत करीब है, और एक जो बहुत बड़ा शोबा है जिसमें फार्मासिस्ट आपकी सेहत के बारे में रहनुमाई कर सकता है वो ये है कि ज़िचकी के दौरान दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल की जाएँ। इसमें दो अहम बातें हैं। पहली बात, ज़िचकी के दौरान हत्तुल इम्कान कोई भी इजाफी दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
इसमें 2 बहुत अहम हिस्से हैं। जैसे पहले 3 माह जचगी के कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तमाम तर दवाइयाँ जो कोई लोग ले रहे होते हैं, ख़वातीन ले रही होती हैं, उन सबको बंद कर दिया जाता है पहले 3 माह में। सिर्फ जो बहुत ज़रूरी अद्वियात होती हैं वो जारी रखी जाती हैं, जिसमें से एक है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड एक ऐसी दवा है जो ना सिर्फ ज़चगी के दौरान इसका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, बल्कि ये भी इंश्योर करना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ख़वातीन जो बच्चा पैदा करना चाहती हैं या इस उम्र में है कि बच्चा पैदा कर सके, वो फॉलिक एसिड रोज़ाना ले रही हो, ताकि ज़चगी के जो पहले चंद दिन होते हैं, पहले कुछ हफ्ते होते हैं, जिसमें ज़हनी नशोनुमा हो रही होती है बच्चे की, उसमें फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी एक अंसर है। अगर वो मौजूद नहीं होगा तो ज़हनी नशोनुमा ठीक नहीं होगी। उसके बाद आप चाहे पूरे 9 माह फॉलिक एसिड देते रहें, अगर आपने शुरू में ये नहीं मुहैया किया तो ज़हनी नशोनुमा में जो कमी होगी वो उसको आप दुरुस्त नहीं कर सकें, और बहुत सारी खौफनाक बीमारियां जन्म लेती हैं सिर्फ इस फॉलिक एसिड के ना लेने से। सो ज़चगी से पहले भी फार्मासिस्ट की हिदायत बहुत अहम है इस मामले में कि वो ख़वातीन को बता सकते हैं कि ये दवाई, अगर आप मल्टीविटामिन ख़रीद रहे हैं, कोई भी मल्टीविटामिन ख़रीद रहे हैं जिसे लोग ताकत की दवाई कहते हैं, तो ये इंश्योर करें कि उसके अंदर फॉलिक एसिड मौजूद हो। उसके अलावा आखिरी 3 माह जो ज़चगी के हैं उसमें फिर खसूसी एहतियात की ज़रूरत है कि कुछ दवाइयाँ जिन्हें दर्द की दवाई कहा जाता है, जैसे एस्प्रिन, जैसे ब्रूफिन, जैसे डाइक्लोरैन, जैसे नेप्रोक्सन, ये कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो बेइंतहा मुज़र सेहत हैं बच्चे के लिए, और बच्चे की कब्ल अज़ वक्त मौत भी वाक़या हो सकती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियाँ भी पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनकी बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में लाहक हो सकती है। मैं मीन सीनियर्स की माजरत आपकी कहता कलामी माफ़, ये जो सीनियर्स हैं हमारे, यानी कि घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं माजरत, वो ये कहते हैं कि ये आपने एक नया तरीक़ाकार शुरू कर दिया है अद्वियात वाला, और ये सारा साढ़े दौर भी बच्चे होंगे सन, लेकिन नहीं तो नहीं होंगे जिन्हें होन होता है, तो ये इस मतलब कंसेप्ट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? या आपने फॉलिक एसिड तो बता दिया, वो कहेंगे अच्छे तो कभी नहीं लेता फॉलिक एसिड, तो अब ये क्यों लिया जाए? क्या ज़रूरत पेश आ गई? क्या दौर बहुत एडवांस हो गया? जी, इसे हम पब्लिक हेल्थ के तनाजुर में देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे जैसे माशरे में नॉलेज या साइंस बढ़ती चली जाती है, क्या लोगों के सोचने और समझने और के तरीके में और उनके अमल करने के तरीके में पैरेलल या साथ साथ ही तब्दीली रोनुमा हो रही है या नहीं? अगर नहीं हो रही तो फिर दोबारा देखना चाहिए कि ये जो लोग साइंस पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, उनका और आवाम का एक फासला है। जैसे कि आज का ये प्रोग्राम है, ये इस फासले को कम करने की तरफ एक कदम है। इंशाअल्लाह। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आज दे रहे होंगे, आप देखेंगे कि हालांकि आप सेहत से मुताबिक शोबे में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 1-2 बातें आपके लिए बिल्कुल नई हों। तो आप उन आवाम के बारे में सोचिए जिनसे कभी किसी ने बात करने की फुर्सत ज़ाहिर ही नहीं की। तो ये जो रुझान है कि पढ़ा लिखा तबका, चाहे सेहत के शोबे में हो, इकनॉमिक्स के शोबे में हो या लॉ के शोबे में हो, उसको आवाम से बात करनी चाहिए, आवाम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, ताकि ये रवैया अगर उन बुज़ुर्गों से बात की जाती होती उस वक्त तो वो ये ना कहते। सही। अच्छा मैम, एक सवाल और आपसे करेंगे, ये इसी के साथ एडजेसेंट है वो भी, कि बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि अद्वियात पे बहुत खर्चा हो गया है, तो क्या महंगी दवाई जो है वो सस्ती दवाई की निस्बत ज़्यादा अच्छी होती है? हाँ जी, अगेन बहुत अहम सवाल है कि महंगी दवाई क्या अच्छी दवाई है और सस्ती दवाई क्या बुरी दवाई है? क्या कीमत, दवाई की कीमत ही उसकी क्वालिटी का क्राइटेरिया है या क्वालिटी को नापने का एक पैमाना है? ऐसा नहीं है। दवाई की क्वालिटी को या मेयार को नापने का सिर्फ एक पैमाना है, वो लेबॉरेटरीज़ होती हैं या वो निज़ाम होता है जो हुकूमत वक्त नाफिज करती है, जैसे पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अगर किसी निज़ाम में कोई कमी है तो समझे लूप होल, यानी एक दरवाज़ा खुला है। अगर सस्ती बेचने वाली दवाई उस दरवाजे से गुजर सकती है तो महंगी दवाई शायद दौड़ के गुजर सकती है। नहीं, मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना, लोग कहते हैं कि जो महंगा डॉक्टर है कि मैंने को जल्दी आराम आ गया, मेरे सस्ता है, नहीं सस्ता है, ये साइकोलॉजिकल वो तो सस्ता है फैक्टर होता है कि जब हम पैसे ज़्यादा खर्च देते हैं तो हमारा जो जहन है वो भी
इस तरफ माइल हो जाता है कि अब तो ज़रूर जो है वो आराम आएगा और ज़रूर मुफीद ये वो यकीन तामिल वाला मामला हो जाता है। हाँ जी, और बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें जैसे अमार साहब ने कहा काउंसलिंग, बिल्कुल सही। जो डॉक्टर्स काउंसलिंग अच्छी करते हैं, अच्छे तरीके से मरीजों के साथ बर्ताव करते हैं, उनके मरीज़ कहते हैं पहले जो मुलाकात है, अभी दवाई खाई नहीं है, अभी मरीज़ बेहतर फील करना शुरू हो जाता है। तो वो बेहतर कैसे फील कर रहा होता है? काउंसलर जी। और ये जो परसेप्शन है, हमारा रवैया है कम कीमत दवाई की तरफ, कि हम उसे इस निगाह से देख रहे हैं कि ये बुरी क्वालिटी की है, तो हम उसके बाद उसका जो असर है वो हो रहा होता है, लेकिन हम उसको वो जगह नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि दवा सस्ती और महंगी हो और उसके मेयार में भी फ़र्क हो। और ये ऐसा क्यों होता है, ये भी सवाल सार्फिन के जहन में उभर सकता है और उसका जवाब भी मौजूद है। ऐसा होता है कि जब दवाई ईजाद होती है पहली मरतबा, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है, इस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो जिस कंपनी ने ईजाद की होती है, उसने अपनी मनमानी कीमत पे इसे पूरी दुनिया में फ़रोख्त करने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है, और कुछ सालों, कुछ दहाइयों तक सिर्फ वही कंपनी उस दवा को बेच सकती है और अपनी कीमत पे बेच सकती है। लेकिन जब ये पेटेंट पीरियड या ये मियाद ख़त्म होती है, तो पूरी दुनिया से बहुत सारे दवा बनाने वाले उस दवा को बनाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग दवा बनाते हैं, इसलिए दवा की कीमत कम हो जाती है। वो दवा जो आपको 100 रुपये में मिल रही थी, अब आपको 10 रुपये या 1 रुपये में भी मिल सकती है। यानी अब अगर कभी मैं बीमार हूँ तो मैं इंतज़ार करूँ कि चलो 10-1 साल रुक जाता हूँ, ये सस्ती हो जाए फिर खरीद लें। जी बिल्कुल, इस वजह से, यही आपका जो पॉइंट है, इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग अपनी ज़िंदगियाँ सर्व कर देते हैं इस बात को फ़ाइट करने के लिए कि आवाम को, दुनिया के लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो दवा की कीमत सस्ती होगी और फिर हम उसके हासिल। दवा एक बुनियादी हक है, और अगर जैसे एड्स है, जैसे हेपेटाइटिस है, बहुत सी नई दवाइयाँ आ रही हैं, लेकिन जो आवाम जिनको मर्ज़ लाहक है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इतनी मनमानी कीमतें अदा कर सकें। सही। तो आजकल बहुत ज़्यादा कैंपेन हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि इस रास्ते बनाए जाएं कि तमाम तर लोग दवाइयों का हसूल जो है वो उनके लिए आसान बनाया जा सके, और इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया मैम। हम मूव करेंगे डॉक्टर ताबिश की जानिब। सर आपसे जो सवाल है वो ये कि बाज़ दफ़ा लोग जो टैबलेट जो भी उनको मतलब प्रिस्क्राइब की जाती है, उस मेडिसिन को वो तोड़ के खा लेते हैं या उसको पीस के खा लेते हैं, मतलब उसकी पुड़िया वगैरह बना के। तो क्या उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज करने से, उसकी ज़ाहिरी शक्ल तब्दील करने से क्या दवा की साख्त पर भी फ़र्क पड़ता है? अच्छा, ये भी बहुत अहम मसला है हमारी सोसाइटी का। तो माशाल्लाह मसाइल हमारे सारे यही हैं। आप मसाइल ही ढूंढ के सर लेकर आए हैं। एग्जैक्टली सर। तो अब ये इशू ये है कि कुछ टैबलेट्स होती हैं, अगर आपने देखा उसके ऊपर कुछ निशानात बने होते हैं। बिल्कुल। वो तो ठीक है, वो कोटेड टैबलेट्स नहीं होती। आप उसको तोड़ के जितनी आपकी ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो नींद की गोलियाँ होती हैं, मुन कहा जाता है 1/4 हिस्सा आधी गोली, तो वो आप तोड़ सकते हैं, उसके ऊपर मार्किंग वाजे होती है। लेकिन कुछ टैबलेट्स जिन पे कोई मार्किंग नहीं होती, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो आप तोड़ नहीं सकते। वो अपनी एफिकेसी या अपना जो फ़ायदा है वो खो देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टैबलेट है, उसको हम एंटारिक कोटेड टैबलेट कहते हैं, वो अगर टूट जाए या तोड़ लें उसको तो वो अपनी अफादियत खो देती है। उसका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि आपके मैदे या स्टमक को बाईपास करके गुजरने के बाद वो आपकी जो आंत है या स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर ये घुलती है और रिलीज़ होती है। अगर आपने उसे तोड़ लिया तो वो अपनी अफादियत खो देगी। इसी तरह कुछ और टैबलेट्स होती हैं, हम कहते हैं सबलिंगुअल या ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोलियाँ, वो भी कतई नहीं तोड़नी चाहिए, कतई नहीं चुबानी चाहिए। वो जब तक आप उसको प्रॉपरली अपनी ज़ुबान के नीचे रखेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे, ना तो वो एब्जॉर्ब होगी ना अपना इफेक्ट देगी। सो ये जो तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत कम मेडिसिन तक लागू है। आप बज़ाहिर देख सकते हैं जिसके ऊपर मार्किंग है आप उसे तोड़ लें, और जिस मार्किंग नहीं है कतई ना तोड़ें उसे। आप उस मेडिसिन का मकसद फौत हो जाएगा उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। सर एक आम बंदे को कैसे पता चल सकता है कि किसी मेडिसिन का उसके जिस्म पर कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है? देखिए, कुछ तो इफ़ेक्ट्स नोन होते हैं। अब इसमें ना डॉक्टर और फार्मासिस्ट का बहुत अहम रोल आता है। मैंने एक दवाई अपने पेशेंट को दी है, अब ये मेरा एक राइट है कि मैं उसको बताऊं कि कुछ चीज़ें नोन होती हैं। देखें, जब ड्रग एक पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है तो उसको दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं, मस्बत एस्पेक्ट्स जिसे हम यूज़फुल कहते हैं और मनफी जिसे हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। सही। अब
मस्बत असरात के लिए, मस्बत इस्तेमाल के लिए मैं मेडिसिन का इस्तेमाल तो कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मनफी इस्तेमाल की वजह से एक पेशेंट दवाई का इस्तेमाल छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर ख़वातीन जो हैं वो आयरन की गोलियाँ लेती हैं। अब आयरन की गोलियाँ लेने से होता क्या है, बेसिकली पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है और स्टूल्स का कलर ब्लैक हो जाता है, स्टूल्स डार्क हो जाती हैं, तो वो जो खातून है वो घबरा के वो अपनी मेडिसिन छोड़ देती है, हालांकि ये नुकसानदेह है। तो अगर डॉक्टर ने या फार्मासिस्ट ने उसको बताया होगा कि ये जो आप आयरन की, ये इस तरह की जो गोली आप खा रहे हैं, इससे घबराना नहीं है, इससे आपके पेट में दर्द भी हो सकती है, आपके स्टूल्स का कलर भी डार्क हो सकता है, तो अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स का एक पेशेंट को पता होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है अपनी अद्वियात के इस्तेमाल में कोई केयरलेस एटीट्यूड अपनाएगा और वो उसको कंटिन्यू रखेगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ेंगे अपनी ऑडियंस की जानिब और इनसे क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे। आपके जहनों में जो भी सवाल है वो आप हमारे इस पैनल से कर सकते हैं और काइंडली माइक पहुंचा दिया जाए जो भी शख्स सवाल करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कोई भी पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है और वो कोई डोज मिस कर देता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ आपने तवज्जो मबज़ूल करवाई है। दरअसल जब एक डोज मिस कर दी जाती है तो जिस्म के अंदर जब हम दवा को शुरू करते हैं इस्तेमाल करना, तो कुछ दिन चाहिए होते हैं दवा के एक लेवल तक इफ़ेक्ट आने के लिए। बाज़ दफ़ा फ़ौरन से दवा असर शुरू नहीं करती, तो सम टाइम्स कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिन्हें 2 हफ्तों से लेके 1 महीने तक टाइम चाहिए होता है अपने असरात को वाज़ा करने के लिए। तो जब जो है उसमें से एक डोज मिस कर दी जाएगी तो वो जो लेवल बॉडी के अंदर ड्रग का अचीव हुआ होगा वो लेवल अचानक से कम होगा। फिर अब जब दोबारा से जब डोज शुरू करेंगे मिस डोज के बाद, तो फिर वो दोबारा कुछ टाइम चाहिए होगा दवा को अपने उस लेवल के इफ़ेक्ट को अचीव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है इन्फेक्शन इस तरह की भी हैं, जैसे टीबी की। तो टीबी की इन्फेक्शन के लिए, टीबी की ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है ये दवा को इस हद तक कॉन्टीन्यूसली यूज़ करना। इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर टीबी की ट्रीटमेंट के दौरान अगर आप डोज मिस करते हैं तो ये ऐसी ही मिसाल है कि आपने एक पत्थर उठाया है, आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं भी वो पत्थर आपके हाथ से छूट गया तो वो पत्थर फिर नीचे की सतह पे आ जाएगा, फिर वो ज़ीरो पे आ जाएगा और फिर आपको ट्रीटमेंट दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। लिहाजा जो दवा का जो इस्तेमाल के हवाले से जो तरीका अगर आपको बताया जाएगा, जो समझाया जाएगा, दवा को बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। रोटी खाने जितनी ज़रूरी है दवाई, बिल्कुल ऐसा ही है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बीमारी की अलामत ख़त्म हो जाए तो क्या उस पेशेंट को मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया इस सवाल के का। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें से बहुत कॉमनली मिर्गी की मिसाल दी जाती है कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से दौरे पड़ते हैं और अद्वियात ली जाएं मुनासिब तरीके से तो दौरे कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन मरीज़ ये समझता है कि क्योंकि अब मेरे दौरे कंट्रोल में आ गए तो शायद मुझे मर्ज़ अब रहा ही नहीं, मर्ज़ ख़त्म हो गया और ऐसा क्यों नहीं करता कि मैं दवा लेना बंद कर दूँ, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें बहुत सारा माशरती प्रेशर होता है उसके ऊपर कि दवा ले रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, अब क्या हुआ है, अब क्या नहीं हुआ है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं इस हवाले से। तो ऐसे मरीज़ों के बारे में और ऐसे मर्ज़ की सूरत में काउंसलिंग करना बेइंतहा ज़रूरी है कि ये जो मर्ज़ की अलामात गायब हुई हैं ये मत भूलिए कि दवा की वजह से, दवा के कंट्रोल की वजह से गायब हुई। जैसे ही आप दवा हटाएंगे दोबारा से मर्ज़ लाहक हो जाएगा, ना सिर्फ लाहक हो जाएगा बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अब वो दवा मज़ीद कारगर ना हो और आपको उसकी जगह एक महंगी दवा इस्तेमाल करनी पड़े या एक से ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़े। और जैसे अमार साहब ने पहले डिस्कशन में शुगर की मिसाल दी थी, डायबिटीज़ की, कि अगर समझा जाए कि अब मेरी शुगर कंट्रोल में है और अब मैं दवा बंद कर दूँ, अब मर्ज़ चला गया है, मर्ज़ ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। मर्ज़ जो है वहीं मौजूद है और वो अपने मज़र असरात दिखाएगा अगर आप दवा नहीं खाएंगे। इस किस्म के मर्ज़ के लिए और मरीज़ों के लिए ये काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि ये दवाइयाँ मर्ज़ को कंट्रोल कर रही हैं, मर्ज़ को ख़त्म नहीं कर सकती। हर बीमारी का मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है। कुछ आपके गले में इन्फेक्शन हुआ, बुखार हुआ, आपने एंटीबायोटिक्स ली, गला ठीक हो गया, एंटीबायोटिक्स ख़त्म कर दी, ये क्योर है, इलाज है, मर्ज़ ख़त्म हो गया। आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है या मिर्गी है या कोई इसी किस्म की और क्रॉनिक बीमारी है,
तो वो जारी रहेगी और साथ में उसका हल भी, इलाज भी आपको जारी रखना है और आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अगला सवाल किसी की जानिब से अगर है तो वो पूछ सकता है। सर मेरा सवाल ये है कि हम पेशेंट को किस तरह से यकीन दिला सकते हैं कि जो फार्मासिस्ट है वो अद्वियात में उसकी बेहतर रहनुमाई कर सकता है? कैसे यकीन दिला सकते हैं कि फार्मासिस्ट भी डॉक्टर है? अब ना हमारा जो डोमेन है फार्मासी, दैट इज़ नॉट डायग्नोसिस, ठीक है ना। आपका है कि यू आर एक्सपर्ट इन मेडिकेशन, यू आर एक्सपर्ट इन थेराप्यूटिक्स, तो आपका जो है ना पेशेंट को ये यकीन दिलाना कि आई एम टेलिंग यू द राइट ड्रग फॉर द राइट टाइम इन द राइट डोज, तो आपका ये बताना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को यकीन दिलाना। देखिए एक दफ़ा वो आपसे कोई चीज़ पूछ के जाएगा, उसको डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ायदा होगा, तो डेफिनेटली उसके जहन में आएगा कि देयर इज़ अ पर्सन, फार्मेसी पे एक बंदा था जिसने मेरी मदद की थी, जिसने मुझे प्रॉपरली बताया था और इससे मुझे फ़र्क पड़ा है, तो डेफिनेटली वो अपनी हर मेडिसिन लेने से पहले और अपनी फैमिली मेम्बर्स की मेडिसिन लेने से पहले ज़रूर आपसे कोई ना कोई मशवरा करेगा। तो ये आपकी सोशल, मॉरल, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेशेंट को प्रॉपरली उसको बताएं, उसको काउंसल करें, और इसी तरह हमारा और आपका जो फार्मासिस्ट का रोल है वो प्रोमिनेंट होगा और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आएगी। एक आखिरी सवाल हम और लेंगे, एक और सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मल्टीविटामिन्स होती हैं बगैर उन्हें किसी बीमारी के एक सेहतमंद शख्स यूज़ कर सकता है कि नहीं, और किस तरह इस्तेमाल करनी है? बल इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो तो ये है कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में और हमारे रीजन में आपको मालूम होगा कि न्यूट्रिशन के हवाले से इतने अच्छे इक़दाम नहीं किए जा रहे। सेहत के लिए अद्वियात के साथ साथ जो खुराक है वो भी बहुत अहम है। हमारे इलाकों में खुराक के हवाले से भी किल्लत का बहुत बड़ा सामना रहता है, लिहाजा जो मल्टीविटामिन या कोई भी दवा के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो उस वक्त ली जाए जब उसके लिए वाक़यातन उसकी ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत दफ़ा मरीज़ को जस्ट उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए भी विटामिन्स दे दिए जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसको विटामिन्स की डेफिशिएंसी ही होगी। लिहाजा ये भी परखना, इस चीज़ को डायग्नोज करना, और जब विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी तो उसके असरात वाज़े तौर पे जिस्म के ऊपर रूनमा हो रहे होंगे। तो अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी महसूस हो रही है और मरीज़ से पूछा जाएगा कि वो उसकी खुराक के मुतालिक पूछा जाएगा, अगर वो अपनी बैलेंस डाइट नहीं ले रहा, खुराक जो है बैलेंस नहीं ले रहा, तो फिर उसे जो है मल्टीविटामिन्स देने चाहिए, लेकिन बिला वजह जो है अगर ज़रूरत नहीं है तो मल्टीविटामिन्स नहीं मरीज़ को देने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। हम अपने पैनल का एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर ताबिश, डॉक्टर हुमा और डॉक्टर अमार सरवर साहब का। और ये आप तमाम लोगों से एक खुसूसी ये गुजारिश होगी कि आप एक दफ़ा डॉक्टर अमार सरवर साहब के लिए एक दफ़ा क्लैपिंग कर दें कि आज का ये सेशन इनेकाद करना जो है वो इनकी बेपनाह काविशों के बगैर पॉसिबल नहीं था। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमारे नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल आपके जहन में आए तो आपने वो हमसे लाजमी पूछना है, हम अपने इस पैनल से उसका जवाब लेकर आप तक जरूर पहुँचाएँगे। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।